अगले दिन जब मैं और धीरेन्द्र कॉलेज के कॉरिडोर की एक मुंडेर पर पैर लटकाए बैठे थे तो मैंने धीरेन्द्र को एजेंसी की नौकरी का पूरा किस्सा सुनाया। जिस पर वो बोला, मैंने तो तुझसे कई दफा कहा है उस नौकरी को छोड़ दे। मैं तुझे मेरे पापा के कारखाने पर लगवा देता हूँ, वहां अकाउंट्स का काम संभाल लियो। नहीं यार, वहां काम करते हुए मुझे काफी भारीपन रहेगा। तू समझ रहा है ना, खुलकर काम नहीं कर पाऊंगा। इस तरह थोड़ी झिझक तो लगती ही है। मैंने अपनी कमर के पीछे मौजूद दीवार पर सहारा लेते हुए कहा, अच्छा, वैसे अच्छा ही हुआ तेरी नौकरी छूट गई। धीरेन्द्र की इस बात पर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे मेरा मतलब है अब एग्जाम भी तो शुरू होने वाले हैं, तो मन लगाकर पढ़ ले। धीरेन्द्र अभी अपनी बात कह ही रहा था कि तभी हाथ में एक पर्चा लिए आलोक हमारे पास आकर खड़ा हो गया। तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो, क्यों भाई, अवस्थी सर का लेक्चर नहीं अटेंड करना? हाँ वो तो ठीक है, तू ये पर्चा लिए कहाँ फिर रहा है? मैंने पर्चा आलोक के हाथ से लेते हुए कहा। जिस समय मैं पर्चे को पढ़ रहा था उस समय आलोक साथ साथ बता रहा था कि वो एग्जाम फीस की लिस्ट थी। जिन स्टूडेंट्स ने फीस जमा करा दी थी उनके नाम के आगे नीले रंग का निशान था, जबकि जो रह गए थे उनके नाम के सामने की जगह खाली थी। मुझे निगाह ज्यादा नहीं दौड़ानी पड़ी क्योंकि मेरा नाम ए अक्षर से शुरू होता था। मेरी हैरानी की वजह यह थी कि मेरे नाम के आगे नीला निशान था। आलोक ने तभी झट से पर्चा मेरे हाथ से छीन लिया और बोला, तुम दोनों की फीस तो हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। दलजीत मैम को लिस्ट पहुंचाकर क्लास अटेंड करनी है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आलोक के जाते ही मैंने हैरानी से धीरेन्द्र की तरफ देखा तो वो पहले ही मुस्कुरा रहा था और बोला, ऐसे क्या देख रहा है? एक तो दिन से तू मुझे चुप चुप सा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्या पता तेरी उदासी की वजह यही हो, सो मैंने दूर कर दी। और देख, कहीं ना कहीं मैं सही भी था। धीरेन्द्र की इस बात पर मेरी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। तब उसने धीरे से मेरे कंधे पर एक प्यार भरा घूंसा मारा और कुछ रुपए मेरे हाथ पर रखता हुआ बोला, बस बस, लड़कियों की तरह यूं बात बात पर जज्बाती होकर ना दिखाया कर। उसने रुपए देते वक्त उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जब मैंने एक बार फिर निगाहें गहरी करते हुए उसकी आंखों में देखा तो उसने उस समय बस अपनी पलकें झपकाकर मुझे रुपए रखने का इशारा दिया और कुछ न बोला। मैंने रुपए वापस उसकी कमीज की जेब में रखने की कोशिश की तो उसने आंखें दिखाते हुए धीमी आवाज में कहा, देख, चुप करके रख ले, मैं नहीं चाहता कि कोई देखे या सुने। उसकी इस बात के बाद मैं कुछ न बोल सका और बस गर्दन हिलाकर मैं जवाब दे दिया। शाम को धीरेन्द्र की गाड़ी से उतरने के बाद मैं घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ा क्योंकि मेरी योजना के मुताबिक अभी तक मेरे पास नेहा से मुलाकात के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। सो मुझे बस के किराए के पैसे बचाने ही थे। वैसे धीरेन्द्र के दिए गए रुपए मेरी जेब में मौजूद थे, पर उन्हें मैं नेहा से मुलाकात के लिए खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि धीरेन्द्र ने वो रुपए मुझे मेरी किसी मुनासिब जरूरत के लिए दिए थे। अगर मैं उन रुपयों से अपनी मोहब्बत के पुल बनाता तो ये धीरेन्द्र की जो मेरे साथ सहानुभूति थी उसके साथ बेईमानी हो जाती। सो मैंने पैसे बचाने की अपनी योजना जारी रखी। तभी मुझे ख्याल आया कि पिछली बातचीत में मैं नेहा को शादी में जाने वाली बात बताना भूल गया था। सो मैंने एक मैसेज टाइप किया, आज रात को मुझे एक शादी में जाना है तो फोन नहीं उठा पाऊंगा। मैंने मैसेज भेजकर फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और सड़क पर अपने घर की दिशा में बढ़ता रहा। करीब 70-80 कदम चलने के बाद मेरा फोन बजने लगा। फोन जेब से निकाला तो एक बार फिर से स्क्रीन बता रही थी, नेहा कॉलिंग। उसने मेरे फोन उठाने पर मेरी हेलो का कोई जवाब नहीं दिया और उतावली होकर बोली, तुम किस शादी में जा रहे हो? तुम्हें यह जानने की ऐसी बेताबी है कि तुमने मेरी हेलो का भी कोई जवाब नहीं दिया? मैंने हंसकर कहा, हाँ वो इसलिए क्योंकि आज हम भी अपनी एक फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं। वो अपनी खुशी का इजहार करती हुई बोली, अच्छा, बढ़िया है। खैर तुम्हें तो तुम्हारा अजय ही लेने और छोड़ने आएगा ना? मैंने दिल जलाते हुए कहा, नहीं, हम कुछ फ्रेंड्स मिलकर जाएंगी। और वैसे भी अजय दिल्ली में नहीं है, कल ही घूमने दार्जिलिंग गया है। अब हमें भी कुछ दिन की राहत हुई। बहुत खूब, पर तुमने ये बात कल तो बताई नहीं, मैंने शिकायत भरे अंदाज में कहा। अरे कल बातें इतनी हो गई कि हम भूल गए। वैसे भी क्या हम कहेंगे तो तुम हमारे साथ चलोगे? मैंने चौंक कर पूछा, कहाँ? ऐसा लगा जैसे उसने मेरी मनचाही बात कह दी हो।
मेरी दोस्त की शादी पर, और कहाँ। उस समय मुझे इस बात पर ना कहना कितना बोझिल महसूस हुआ कि समझाना मुश्किल है। नहीं नेहा, मुझे अपनी फैमिली की एक जरूरी शादी पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचा तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, मैंने उदास आवाज में कहा। चलो कोई नहीं, हम नाराज थोड़ी हो रहे हैं। कुछ देर और होती बातों से साफ हुआ कि मेरी किस्मत उस दिन बहुत जोर मार रही थी। जिस शादी को उस दिन नेहा और मैं अटेंड करने वाले थे वो एक ही थी। नेहा किसी तरह चेतना की नंद दीपा की किसी दोस्त को जानती थी। किस तरह जानती थी इस बात में मैंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और बस इसी बात पर खुश हो गया कि आज नेहा और मैं दूर दूर से ही सही एक दूसरे के साथ का आनंद लेंगे। कुछ देर में मैं घर पहुंचा तो माँ बोली, अच्छा हुआ समय पर आ गया, मुझे पता है चाय बिना तो तू खिसकेगा नहीं। अभी लाती हूँ, फिर मुझे भी तैयार होना है। इतना कहकर वो रसोई में चाय बनाने चली गई। मैं अंदर वाले कमरे में जाकर कुछ देर आराम करने की नीयत से पलंग पर लेट गया। जब माँ चाय लेकर मेरे पास पहुंची तो मैंने उतावले होकर कहा, पापा नहीं आए अभी तक? फोन करो उन्हें, बेकार ही हम देर से पहुंचेंगे। माँ ने हैरान निगाहों से मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। थोड़ी देर में मैं बढ़िया तरीके से पूरे मन से तैयार हुआ। मुझे इस तरह देख माँ से रहा न गया और वो बोली, पहले जाने को तैयार नहीं था और अब सबसे ज्यादा उतावला हो रहा है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जब जाना ही है तो देर क्यों करनी। फिर हम लोग शादी के लिए निकल गए। मैंने रास्ते से नेहा को मैसेज किया, रास्ते में हूँ, अगले 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और तुम? मैसेज भेजे जाने के बाद 5-7 मिनट बाद जवाब आया, हम भी 8:40 तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर में मैं मेरे परिवार के साथ शादी पर पहुंच गया। पंडाल में घुसने से पहले मैंने घड़ी देखी तो 8:30 बज रहे थे। पंडाल में घुसते ही मैंने एक और मैसेज टाइप किया, मैं तो पहुंच चुका, अब बस तुम्हारा इंतजार है। माँ और पापा अंदर जाते ही लोगों से मिलने उनकी तरफ बढ़ गए, जबकि मैं और अंकित पीछे खड़े रह गए। तब मैं और अंकित आगे बढ़ते हुए दूल्हा दुल्हन के स्टेज के पास पड़े एक खाली सोफे पर बैठ गए। सोफे पर बैठते ही मैंने अपनी गर्दन जिराफ की गर्दन की तरह उठा ली और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। मैंने पूरे ध्यान से चारों तरफ देखा मगर तब तक नेहा नहीं पहुंची थी। मैंने एक बार फिर से घड़ी देखी तो 8:45 बज चुके थे। मैंने दोबारा मैसेज टाइप किया, कहाँ हो, जल्दी पहुंचो। पहुंच रहे हैं बाबा। इस मैसेज के बाद मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। जब अंकित खाने के स्टॉल की तरफ चला गया तो मैं वहां अकेला बैठा रह गया। इसके करीब 7-8 मिनट बाद नेहा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां भी मौजूद थी। जैसे ही मेरी निगाह उस पर पड़ी तो दिल से हाय के अलावा कुछ ना निकल सका। वो उस धूमिल सफेद रंग की घेरदार स्कर्ट के साथ जैतून रंग की कोटी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसकी उस जैतून रंगी कोटी की लंबाई इतनी थी कि वो उसकी नाभि को ही ढक पा रही थी। पूरी कोटी सुनहरे जरी के काम से जड़ी हुई थी और स्कर्ट पर बनी छोटी छोटी सुनहरी बूटियां उसकी स्कर्ट के खालीपन के साथ साथ मेरे दिल के खालीपन को भी भर रही थी। कानों में बड़े से कुंदन के झुमके ऐसे हिल रहे थे जैसे वो मेरे आह भरते दिल को देखकर खुद पर गर्व महसूस कर रहे हो। उसने अपनी सहेलियों से बातें करते हुए कई बार मेरी तरफ अपने गुलाबी होठों से मुस्कुराते हुए देखा। जब जब उसने मुझे उन काजल से सनी सुंदर आंखों से देखा तो दिल मानो भारी होकर नीचे बैठने लगा। उस समय ना मुझसे मुस्कुराते बन रहा था और ना खुद को मुस्कुराने से रोकते। मैं अभी धीमे धीमे उसकी सुंदरता के सरोवर में गोते मार ही रहा था कि अचानक वो तीनों मेरे ही सोफे पर मेरे बाईं ओर आकर बैठ गई। मैं भौचक्का सा यहाँ वहां देखने लगा मगर हिम्मत ना हुई कि अपनी बाईं तरफ गर्दन घुमाकर उसे देख सकूं। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठी एक भीनी सी खुशबू से मेरी नाक भर गई और दिमाग मदमस्त हो गया। ये खुशबू उसी के बदन से आ रही थी। मैंने अपनी सांस खींची और दोनों हाथ सोफे पर टिका दिए। फिर उन तीनों की कुछ कुछ बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। जहां तक मैं समझ पा रहा था वो दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर नेहा ने उन दोनों सहेलियों के कान में कुछ कहा और वो दोनों वहां से उठकर चली गई। उनके उठकर जाते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोली, वो दोनों चली गई, अब तुम इधर देख सकते हो। उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा तो मेरी आंखें उसके चेहरे पर जम गई। पास से उसका चेहरा और भी प्यारा
और मन को बेईमान करने वाला लग रहा था। अब वो भी मुस्कुरा रही थी। अब कुछ बोलो भी, क्या देखती ही रहोगे बस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये बात कही और चेहरा घुमाकर इस तरह बैठ गया कि अगर कोई सामने खड़ा होकर मुझे और उसे एक सोफे पर बैठे हुए देखे तो भी उसे हम अजनबी ही जान पड़ेंगे। अरे, ऐसी क्यों बैठ रहे हो? वो थोड़ी नाक चढ़ाकर बोली। यहाँ हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, तो मैं नहीं चाहता हमें कोई एक साथ देखे, मैंने बेबसी दिखाते हुए कहा। ओह, ये बात है, तो हम चले। इतना कहकर वो उठकर चली गई। उसके उठकर चले जाने के बाद मैं मन में सोचता रह गया और सोचने लगा, कुछ देर और बैठ जाती। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरे बंदर मन में झमाझम बारिश हो रही हो और मेरा मन झूम रहा हो। फिर मैं भी उस सोफे से उठकर यहाँ वहां घूमने लगा। अगले आधे घंटे तक नेहा मुझे कहीं नहीं दिखी और मेरी नजरें बेचैनी से उसे ही ढूंढती रही। नेहा को तलाशते हुए मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि वहां बनी सवरी लड़कियों की बाढ़ आई हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि कोई भी नेहा से ज्यादा आकर्षित नहीं लग रही थी। पर मेरे मन ने तो जैसे ठान रखी थी कि अगर धड़केगा तो सिर्फ नेहा को देखकर। जिस समय मैं खाने के स्टॉल की कतार के सामने खड़ा होकर चाट का मजा ले रहा था कि तभी